हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य दीक्षा इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा आप सब जानते हैं, हमारी टीम लेके आई है फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो आज इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स पार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। ध्यान ये रखिएगा बच्चों, हम लोग इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमारा क्या है, थियोरेटिकल पोर्शन है, और दूसरा पार्ट है हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का। तो यहां सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हमको कवर करने हैं और कहां से क्या आ सकता है। तो सबसे पहले हमारा पार्ट होगा इलेक्ट्रिक करंट का। क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट होगा हमारा पहला पार्ट। और उसके बाद दूसरा पार्ट हम लोग यहां पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट का। क्या पढ़ना है हम सबको, इलेक्ट्रिक सर्किट। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके बाद हमारा जो पार्ट होगा वो कुछ सिंबल्स होते हैं कि जो है वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है किसी सर्किट में हम लोग अगर ऐड करते हैं, तो बल्ब का सिंबल क्या होता है। उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका डन है। 3 मार्क्स का कम से कम एक क्वेश्चन यहां पर एक न्यूमेरिकल जो है वो आना ही आना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और उसके बाद पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चों। और इसकी डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज स्टेडी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसके फॉर्मूले से भी हम लोग जो है डिफिनेशन बना सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से दिखाते हैं बच्चों। किससे दिखाते हैं, आई को मेजर किया जाता है एम्पियर में। आई को मेजर किया जाता है एम्पियर में। क्यू को मेजर करते हैं हम लोग कूलाम में। क्यू को किस में मेजर करते हैं बच्चों, कूलाम में। और टाइम जो है हमारा वो मेजर होता है सेकंड में। तो उस हिसाब से जो करंट की यूनिट होती है, वैसे एसआई यूनिट इसकी एम्पियर होती है। बट कभी कभी एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि 1 एम्पियर है क्या। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 कूलाम पर सेकेंड। जब एक सेकेंड में, कितने में बच्चों, जब एक सेकेंड में 1 कूलाम का चार्ज फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। उसी को क्या कहा जाता है, 1 एम्पियर कहा जाता है। करंट बच्चों 2-3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेडी करंट। एक कैसा करंट होता है, स्टेडी करंट होता है, ठीक, विच डज नॉट वेरिंग विथ टाइम, जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। और दूसरा है हमारा वेरिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विथ टाइम, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है। और एक होता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में जो लाइट आती है वो होती है एसी। एसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। यहां से अगर हम लोग Q का फॉर्मूला निकालना चाहें तब Q इज इक्वल टू आ जाएगा आई टी। Q इज इक्वल टू क्या आएगा, Q आई थी। Q इज इक्वल टू आई टी। Q क्या होता है हमारा, चार्ज होता है। Q क्या होता है, चार्ज होता है। और I क्या है, I हमारा करंट है। और T मीन्स होता है टाइम। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए किसी वायर में 500 इलेक्ट्रॉन, किसी वायर में 500 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है। किसी वायर में 500 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है 5 मिनट तक। कितने मिनट तक, 5 मिनट तक। टाइम यहां है हमारा कितना, 5 मिनट। तो बताइए करंट कितना फ्लो होगा। तो बताइए वायर में करंट कितना फ्लो होगा। क्लियर। तो हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी। तब यहां से हम लोग अगर I का फॉर्मूला बनाएं तब I इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान में T। Q हमारा कितना है 500 कूलाम। Q कितना है 500 कूलाम। और रही बात टाइम की, तो टाइम है 5 मिनट। एक चीज और, टाइम को हमेशा हम लोग टाइम की यूनिट सेकंड में करते हैं। किस में करते हैं, सेकंड में। जब 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तब 5 में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 60 मीन्स 300 सेकेंड। तो Q की वैल्यू हो गई हमारी 500 कूलाम और टाइम हमारा हो गया है 300 सेकेंड। 00 से 00 कट गया।
I इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3। अगर इसको और हम सॉल्व करना चाहते हैं, 3 1 जाइए 3 चला गया, कितना बचेगा 2 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा और 3 6 6 6 6, तो I इज इक्वल टू 1.67 एम्पियर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है बच्चों, Q इज इक्वल टू होता है यानी Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE होता है, जहां Q क्या है ये आपको बताया जा चुका है। Q है चार्ज, Q क्या है, चार्ज जिसको मेजर किया जाता है कूलाम में। किसमें मेजर करते हैं, कूलाम में। और N हमारा क्या है, N है यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इसके ऊपर भी हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे। N है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E क्या है बच्चों, E है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। क्लियर, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन Q इज इक्वल टू यानी पर कभी कभी 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक, आइए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट जो आपको बता दी गई है, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलाम होती है। क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट, कूलाम होती है। क्लियर, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट कूलाम पर सेकंड, या इसको हम लोग जो है एम्पियर भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, एम्पियर भी बोला जाता है। ये फॉर्मूले जो आपको भी बताए गए, Q इज इक्वल टू यानी क्या बताया गया, Q इज इक्वल टू यानी Q हमारा क्या होता है, Q होता है चार्ज, N क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और एक चीज बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज। 1 कूलम जो चार्ज है कितने इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो 1 कूलम चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो होता है 6.25 इंटू 10⁻18। 1 कूलम इनफैक्ट इज वेरी हाई चार्ज। ठीक है ना बच्चों, 1 कूलम जो है वो बहुत बड़ा चार्ज होता है। जैसा कि आपको यहां से दिख रहा होगा कि यहां कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। क्लियर इतना। उसके बाद जो है चार्ज की कुछ स्मॉलर यूनिट्स होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो कूलम। क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रो कूलम बोला जाता है। और करंट को मेजर करने की जो स्मॉलर यूनिट होती है वो होती है मिली एम्पियर। क्या होती है बच्चों, मिली एम्पियर होती है, या फिर हम जो है माइक्रो एम्पियर भी ले सकते हैं। ये दोनों करंट की स्मॉलर यूनिट्स हैं। अगर करंट कहीं पर बहुत कम फ्लो हो रहा है, हमको वहां पर मेजर करना है, तो हम लोग जो है मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है करंट की डायरेक्शन। तो हमेशा दिमाग में एक चीज रखना बच्चों कि करंट जो है बैटरी के अंदर जो होता है, करंट बैटरी के अंदर जो फ्लो होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। किधर होता है, बैटरी या सेल के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन बैटरी के अंदर माइनस से प्लस की ओर होता है। बट अगर हम किसी सर्किट में वायर से बात करें, देखो बच्चों इस चीज से ये जो आपको साइन दिख रहा है, एक छोटी डंडी होती है और एक बड़ी डंडी। छोटी वाली डंडी को हम लोग माइनस बोलते हैं और इधर क्या होता है प्लस हो गया है। तो अगर सर्किट में करंट फ्लो होता है, कहां फ्लो होता है बच्चों, सर्किट में अगर करंट फ्लो होता है तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। किधर फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। बट सेल के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होता है। इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक सर्किट कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट आप बनाइए। क्या बनाइए बच्चों, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या, ये जरा आप ध्यान से देखिएगा। एक कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। ध्यान रखिएगा सर्किट तभी कंप्लीट होती है जब पाथ क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो एक कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है बच्चों, तो एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेल मिलेगी और जब कई सेल को हम लोग जोड़ देते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तब वो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। सिंपल सर्किट में एक बैटरी रहेगी या फिर आप सेल कह सकते हैं, एक स्विच रहेगी, उसमें स्विच को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों,
की बोलते हैं, और एक लोड रेजिस्टेंस या फिर आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं। रेजिस्टेंस की जगह पे हम लोग अक्सर जो है बल्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? बल्ब का यूज करते हैं। और एक चीज, सर्किट में हम लोग बच्चों अमीटर को कनेक्ट करके रखते हैं। किस चीज को कनेक्ट करके रखते हैं? अमीटर को कनेक्ट करके रखा जाता है। अमीटर है क्या? अमीटर बच्चों एक डिवाइस है जिससे हम लोग करंट को मेजर करते हैं। अमीटर क्या चीज है? अमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग किसको मेजर करते हैं? करंट को मेजर करते हैं। और दूसरा डिवाइस का नाम है बच्चों वोल्ट मीटर। आई होप आपके माइंड में आ गया होगा कि वोल्ट मीटर से हम लोग किसको मेजर करते हैं। तो बच्चों वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है वोल्टेज को। किसको मेजर किया जाता है? वोल्टेज को। आप सभी के घरों में स्टार्टर के पास, जो सभी के घरों में नल लगा हुआ है, उसके अंदर मोटर पड़ा होगा और उस मोटर का एक स्टार्टर होगा। उस स्टार्टर के पास आप देखेंगे तो उस स्टार्टर में आपको जो है वहां पर दिख जाएगा वोल्ट मीटर और अमीटर। वोल्ट मीटर हमारा बताता है वोल्टेज और अमीटर क्या बताता है? करंट बताता है बच्चों। क्या बताता है? करंट। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है बच्चों। क्या है? एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें हम लोगों ने एक बल्ब को ऐड करके रखा है, एक की लगा के रखी गई है और एक सेल लगा के रखा गया है। ठीक, अगर इसको सिंबलिक फॉर्म में हम लोग बनाते हैं तो ये हो गया है हमारी एक सर्किट, सिंपल सर्किट, जिसमें एक लोड रेजिस्टेंस R लगाया गया है और उसी के साथ पैरेलल फॉर्म में एक क्या जोड़ा गया है बच्चों? वोल्ट मीटर। इस चीज को एकदम ध्यान में रखिएगा कि वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग कनेक्ट करते हैं एज अ पैरेलल। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है। और एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग बच्चों? सीरीज में। किसी भी सर्किट में बच्चों अमीटर को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में और वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। तो ये है एक सिंपल सर्किट जिसमें एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है? अमीटर लगा हुआ है। और इसी में हम लोगों ने एक सेल को कनेक्ट करके रखा है सीरीज फॉर्म में और साथ में एक क्या लगाए हम लोग? की को लगा के रखे हैं। क्लियर? कभी कभी ये 2 मार्क्स का आ जाता है कि एक सिंपल सर्किट बनाइए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं उसको। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आता है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चों? बहुत ही सिंपल सी बात है। आप एक चीज ये जान लीजिए कि एक पॉइंट सपोज ए है और यहां से कुछ दूरी पर एक पॉइंट बी है। एक बात आप ये बताइए, कोई भी व्यक्ति जो है अगर यहां से यहां तक जाना चाहता है तो क्या बिना वो हाथ पैर या बिना वर्क किए क्या जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता है। तो किसी भी चीज को यहां से यहां तक जाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। तो यहां अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहां पर हम चार्ज को लेके जाएंगे। किसको बच्चों? चार्ज को। तो जब चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बच्चों जाता है तो कुछ वर्क डन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है। तो चार्ज को ले जाने के लिए जो बच्चों वर्क डन होता है वो कौन करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काम ही है इस चार्ज को धक्का देना। क्या देना बच्चों? धक्का देना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना। जरा इसकी आप डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन द फ्लो ऑफ charge from one body to another body. It is a physical quantity that determine degree of electrification of a body. ठीक, इसकी जो मेन डेफिनेशन है बच्चों क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन। जो आपको बताया जा रहा है, वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force. किसी इन्फिनिटी पॉइंट से इलेक्ट्रोस्टैटिक के किसी एक पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जाता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? भी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है? भी से। और बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे V इज इक्वल टू होता है W अपान में K। क्यू V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपान में Q। क्लियर? तो जो हमारा वर्क डन होता है वो जूल में मेजर किया जाता है, जो हमारा चार्ज होता है वो कूलम में मेजर किया जाता है। तो उस हिसाब से जो वोल्टेज है बच्चों, वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट। वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं? वोल्ट में। तो यहां से अगर देखा जाए 1 वोल्ट किसके इक्वल आएगा? तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाता है 1 जूल पर कूलम।
तो सिंपली जब 1 कूलाम के चार्ज को, किसको बच्चों, जब 1 कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का वर्क किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, 1 वोल्ट कहा जाता है। तो इसी चीज को एक बार हम दोबारा देख लेंगे। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। कभी कभार पूछा जाता है कि 1 वोल्ट किसके इक्वल है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है जूल पर कूलाम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, जूल पर कूलाम। या फिर हम लोग कह सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है न्यूटन मीटर पर कूलाम, न्यूटन मीटर पर कूलाम। क्लियर। और एक चीज बच्चों, इसकी यूनिट को किसके नाम पर रखा गया था, तो वो है एलेजेंड्रो वोल्टा। इन्हीं के सम्मान में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट रखी गई। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है बच्चों। क्या होती है, वोल्ट होती है। उसके बाद आता है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिर से आप एक बार समझ लीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। क्लियर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो इन्फिनिटी से, कहां से बच्चों, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक के किसी पॉइंट तक कोई जो है चार्ज लाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और V इज इक्वल टू होता है W अपान में Q। बट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है उसे बोलते हैं बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज करते हैं यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो VA होगा और यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, BB होगा। तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है बच्चों उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस BV माइनस VA इज इक्वल टू, जिसको हम लोग डेल्टा B से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा W अपान में Q। जो यूनिट होती है पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वही यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। क्लियर। इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक। इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज है बच्चों। कैसी क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटीज का मींस कि यहां पर डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0 बच्चों। इन्फिनिटी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, जहां पर मींस Q जो है चार्ज बड़ा होता है जब 0 से, इज पॉजिटिव एंड दैट नियर इज आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। क्लियर। उसके बाद जो आता है बच्चों वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से हमको देखना है। तो ओम्स लॉ है क्या बच्चों, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही सिंपली, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यहीं से हम लोग इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं। क्या है बच्चों, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रोइंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। किसी भी वायर में जो फ्लो होने वाला करंट I होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहां पर जो बच्चों कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना, वो होगा R। क्या आएगा कांस्टेंट, R। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा RV, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, V इज इक्वल टू IR। चाहे आप कहिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, या आप कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल I। जब भी ये साइन हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन होता है इसे जब हम लोग हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या है, R। और इस कांस्टेंट को बच्चों हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के बारे में भी थोड़ा सा आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या चीज आ रहा है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, ये एक टाइप का अवरोध होता है, ब्रेकर होता है जो करंट को रोकता है। रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को रोकना। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द
कंडक्टर। क्या करता है बच्चों? करंट को अपोज करता है, करंट को रोकने का काम करता है, टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो अभी आपको बताया गया V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं R की वैल्यू, R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान में I। R हमारा क्या है? R है हमारा रेजिस्टेंस। R हमारा क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस है। और V हमारा क्या है? V को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर? और I हमारा क्या है? I है इलेक्ट्रिक करंट। I हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान रखिएगा इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? तो V की यूनिट होती है वोल्ट और I की होती है एम्पियर। तो और रेजिस्टेंस की हम लोग कह सकते हैं यूनिट कि वोल्ट पर एम्पियर। बट इसकी एक और ऐसा यूनिट होती है नॉर्मली बच्चों रेजिस्टेंस की, जिसे हम लोग बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। तो 1 ओम इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 ओम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर? रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंडक्टर। इस चीज पर जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी वायर का, रेजिस्टेंस वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये आप जो है जरा ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो पहले तो हम आपको बता देते हैं कि ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्लियर? सबसे पहली बात तो जो R है हमारा, R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की लेंथ के। अगर किसी वायर की हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और दूसरा बच्चों ये डिपेंड करता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। किसके बच्चों? क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? सपोज ये है आपका वायर बच्चों, ये क्या है? वायर है। तो वायर को ये जो सामने से आप देख पा रहे होंगे इसका सर्कुलर वाला फेस, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये है वायर की लेंथ। तो जो रेजिस्टेंस है वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब दोनों को हम लोग मिला लेते हैं, जब दोनों ही इक्वेशन को हम लोग मिलाते हैं, तब ये बन जाता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपान में A। क्या हो जाता है बच्चों? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपान में A। अभी आपको बताया गया था कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पर जो कांस्टेंट आएगा बच्चों वो R इज इक्वल हो जाएगा रो। क्या हो जाएगा बच्चों? R इज इक्वल टू रो बाई L, जो आप ये देख पा रहे होंगे। R इज इक्वल टू रो बाई L। ठीक है ना? R इज इक्वल टू रो बाई एल। रो को यहां पर हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी है क्या बच्चों? तो रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर को सहने की कह सकते हो आप। हर वायर जो है, हर वायर बराबर टेम्परेचर नहीं सह सकता है। आप देखते होंगे हमारे घरों में जो बल्ब होता है, एलईडी की नहीं, मैं नहीं बात कर रहा हूं, बल्ब में आपको एक स्प्रिंग दिखती होगी। वो जो स्प्रिंग लगी होती है, जो बल्ब का फिलामेंट होता है, वो बनता है टंगस्टन के वायर से। किससे बनता है? टंगस्टन के वायर से बनता है, जिसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी मीन्स होता है टेम्परेचर को सहने की क्षमता, टेम्परेचर को सहने की क्षमता। ठीक है ना बच्चों? तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है, वो जो स्प्रिंग लगी होती है, वो होता है टंगस्टन का। टंगस्टन जो है वो बहुत ही उसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, मींस वो टेम्परेचर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है, टूटेगा नहीं। इसीलिए आप देखते होंगे बल्ब जो है ग्लो करता रहता है, एकदम आग की तरह से जो है वो चमकता रहता है, लेकिन जल्दी से वो जो है वायर उसका कटता नहीं है। आपने हीटर देखा होगा, हीटर में जो वायर यूज किया जाता है बच्चों, वो होता है नाइक्रोम का। किसका होता है बच्चों? हीटर में जो वायर यूज किया जाता है बच्चों, वो किस चीज का होता है? ये आपने देखा होगा हीटर के अंदर जो है कुछ स्प्रिंग ऐसे लगी होती है, तो यहां पर ये जो स्प्रिंग होती है बच्चों, ये होती है नाइक्रोम की। किसकी होती है बच्चों? नाइक्रोम की होती है। और बल्ब के अंदर आपने जो देखा है बच्चों, बल्ब के अंदर ये जो स्प्रिंग लगी होती है छोटी सी, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, और ये होता है टंगस्टन का बच्चों। किसका होता है? टंगस्टन का। इसकी रेजिस्टिविटी जो है रो, किस रेजिस्टिविटी को हम लोग किससे दिखाते हैं? रो से। ये बहुत हाई होती है, और इस वायर की भी जो रेजिस्टिविटी होती है बच्चों, वो बहुत हाई होती है। क्लियर? रेजिस्टिविटी मीन्स क्या आपने समझा? रेजिस्टिविटी मीन्स होता है
टेम्परेचर को सहने की क्षमता, किसको सहने की क्षमता बच्चों? टेम्परेचर को सहने की क्षमता, ठीक है ना। चलते हैं आगे। तो बच्चों एक बार दोबारा हम लोग देख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम, और ओम का सिंबल क्या होता है बच्चों? ये होता है, ठीक है ना। Potential difference across the two ends of a conductor 1 volt and the current through it is a 1 ampere, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm. क्लियर। R इज इक्व टू, आपने देखा V, R इज इक्व टू होता है V अपान में I। R इज इक्व टू क्या होता है? V अपान में I। तो डिफरेंशियल हम लोग यही से बना सकते हैं, 1 ओम इज इक्व टू हो जाता है 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। क्लियर। जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है और उस वायर के बीच जहां जिनके एंड्स पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया हो, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों 1 ओम कहते हैं। और यहां एक टर्म आपको और बताया गया था, जो है हमारा रो। क्या चीज बच्चों? रो। रो को क्या बताया गया था? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। क्लियर। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। एक मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट बताइए। तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम मीटर। ठीक। उसके बाद फिर आता है बच्चों दो लाइन है, इसको हम देख सकते हैं, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो कंडक्टेंस होता है बच्चों वो जो है रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, और इसकी एसआई यूनिट होती है महो। वैसे इसको हम लोग बच्चों हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जो कंडक्टिविटी है वो किसका उल्टा होती है? रेजिस्टिविटी की, और इसकी एसआई यूनिट होती है महो पर मीटर। क्या होती है? महो पर मीटर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। क्लियर। रेजिस्टेंस को हम लोग किन किन तरीकों से हम लोग उनको ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ दो तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका क्या है हमारा? रजिस्टर्स इन सीरीज। रजिस्टर्स इन सीरीज, इसकी पहचान क्या है? जब हम लोग, ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट एंड है और ये सेकेंड एंड। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है? रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान, जब पहले रजिस्टर का दूसरा वाला एंड दूसरे वाले रजिस्टर के फर्स्ट एंड से, फिर से यही चीज, जब दूसरे रजिस्टर का सेकेंड वाला एंड थर्ड वाले रजिस्टर के फर्स्ट एंड से, यानी कि सभी रजिस्टर का सेकेंड एंड, सभी रजिस्टर का सेकेंड वाला जो एंड है वो अगले वाले के फर्स्ट एंड से जुड़ा होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो रजिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन कब? व्हेन दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। जब वो एंड से एंड पर कनेक्ट हो तब उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। सभी रजिस्टर में जो करंट होता है बच्चों, सभी रजिस्टर में जो करंट होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सभी रजिस्टर में सेम होता है। ध्यान रखना इस बात को कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है सभी रजिस्टर के लिए वो क्या होता है? सेम होता है, बट जो पोटेंशियल होता है बच्चों वो सभी रजिस्टर के लिए अलग अलग होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है? कि यहां पहली बात तो ये एंड से एंड पर जुड़े होते हैं, और दूसरी बात यहां पर जो करंट होता है वो सभी रजिस्टर के लिए सेम होता है, और पोटेंशियल क्या होता है? वो डिफरेंट होता है। क्लियर। आइए इसका डेरिवेशन छोटा सा देख लेते हैं। तो अगर हम इस सीरीज में नेट पोटेंशियल की बात करें तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। V1 की वैल्यू वैसे अभी आपको बताया गया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो V की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं IR, V1 की जगह पे IR1। क्यों यहां पर I1 नहीं लिखा गया? क्योंकि आपको बताया गया करंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है। तो V1 की जगह पे IR1, V2 की जगह पे IR2 और V3 की जगह पे IR3। आप ध्यान से देखिए, तीनों में I कॉमन है, I कॉमन लेके I से I हम लोग काट देंगे तो हमारा जो कॉम्बिनेशन निकलेगा वो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जरा आपको दिखाते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। मान लीजिए एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये है। क्लियर। और यहां पर पॉइंट A और B के बीच में 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। एक का रेजिस्टेंस है बच्चों 10 ओम, एक का है 5 ओम और एक का है फिर से 10 ओम। अब अगर आपसे कोई पूछता है
कि नेट रेजिस्टेंस बताइए, कुछ भी नहीं करना है, R इज इक्व टू, तीनों को आप ऐड करके लिख दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है हमारा 10 ओम है, R2 कितना है हमारा 5 है और R3 कितना है 10 है। ऐड करके इसको आप आराम से लिख दीजिए, यही हमारा नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 10, 15 और ये 25 हो गया। कितना हो गया भैया 25 हो गया है। क्लियर। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, तो ये है हमारा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो तरह से रजिस्टर्स को ऐड किया जाता है, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल की पहचान क्या है, यहां पर सभी रजिस्टर्स का जो फर्स्ट एंड है वो फर्स्ट पॉइंट से हम कह सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी रजिस्टर यहां पर जुड़े होंगे सभी रजिस्टर का जो फर्स्ट एंड है वो फर्स्ट पॉइंट से और जो सेकंड एंड है वो सेकंड पॉइंट से कनेक्ट होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि सभी रजिस्टर का जो फर्स्ट एंड है वो बैटरी के एक टर्मिनल से और दूसरा वाला एंड बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होता है। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रजिस्टर आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बच्चों, व्हेन दे आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब वो सभी एक साथ जो है किसी 2 पॉइंट से क्या हो बच्चों कनेक्ट हो। आप देखिए तीनों का एक जो पॉइंट है वो एक इधर जो है बैटरी के एक टर्मिनल तक आ गया है और जो तीनों रजिस्टर का दूसरा वाला एंड है वो बैटरी के दूसरे टर्मिनल तक आ गया है। सीरीज का ये अपोजिट हो जाता है। वहां पर आपको दो चीजें बताई गई थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। उसका जस्ट अपोजिट यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम हो जाता है बट जो करंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है। क्लियर बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, ठीक, और करंट क्या हो जाता है बच्चों डिफरेंट हो जाता है। और इनको हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्म में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, रेसिप्रोकल, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर यहां पर हम जो है नेट करंट की बात करें इस कॉम्बिनेशन में तो I इज इक्वल टू तीनों रजिस्टर में, मान लीजिए एक रजिस्टर में I1 है, दूसरे में I2 है और तीसरे में I3 है। अगर नेट रेजिस्टेंस की हम बात करें, नेट करंट की बात करें तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V बाई R। तो I की जगह हम लिख सकते हैं V अपान में R, I1 की जगह पे V अपान में R1। आपको इसलिए जो है यहां पर हम लोग 1 नहीं लगाए हैं क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक। I2 की जगह पे V अपान में R2 और I3 की जगह पे V अपान में R3। आप देख रहे होंगे ऊपर से भी तीनों में से कॉमन है तो भी कॉमन लेके दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा बच्चों वो 1 अपान R इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। क्लियर। उसके बाद का जो टॉपिक है बच्चों वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक। सबसे पहले हम लोग जूल्स लॉ देख लेते हैं क्या है। When an electric current is passed through a conducting wire, the electrical energy is converted into heat energy। बच्चों ध्यान रखिएगा हमेशा, क्या कहा गया कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास्ड होता है थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है बच्चों किसी कंडक्टिंग वायर से पास होता है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है बच्चों किसमें, हीट एनर्जी में। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज आप देखे होंगे हीटर में। किस चीज में बच्चों, हीटर में। हीटर में क्या होता है बच्चों कि वहां पर करंट ही तो आता है ना। हीटर में आपने देखा होगा कि इस वायर के अंदर करंट ही आता है बट वो जो करंट है वो इस वायर को क्या कर देता है, हीट कर देता है। एकदम ये वायर जो है नाइक्रोम के ये रेड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी लॉ को हम लोग जूल्स लॉ भी बोलते हैं या जूल से हीटिंग बोलते हैं। यहाँ के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में न्यूमेरिकल इन पर आ जाता है, ठीक। Q इज इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला है I स्क्वायर RT। Q इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT। क्लियर। इसको हम H से भी डिनोट कर देते हैं। H इज इक्वल टू होता है हीट। अगर हमको हीट फाइंड करना हो तो H इज इक्वल टू हो जाता है I स्क्वायर RT, ठीक है। और दूसरा बच्चों ये अगर हम इसको जो है कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहें, किसमें बच्चों, कैलोरी में, तो I स्क्वायर RT को हम लोग J से डिवाइड कर देते हैं। किससे बच्चों, J से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर टॉपिक आता है कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू द एंड
ends of a conductor electric field is set up, the free electrons move in the direction of opposite to the field, they undergo collision with the positive ions and atoms of the conductor। होता क्या है बच्चों, कोई भी वायर हीट क्यों हो जाता है, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी वायर में आता है तो वायर के अंदर जो भी एटम्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, उनके बीच कोलिजन होता है, टकराते हैं, और उनके टक्कर के कारण ही आप जरा फील कीजिए, जब आप एक हथौड़ी को, एक हैमर को एक लोहे जो है किसी और दूसरे हथौड़ी या हैमर के ऊपर मारेंगे तो हीट वहां पर प्रोड्यूस होगी कि नहीं। तो बस वही चीजें होती हैं, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन या आयंस या एटम्स आपस में कोलाइड होते हैं, उनके बीच टक्कर होती है और टक्कर के कारण ही हीट प्रोड्यूस होता है। क्लियर। इलेक्ट्रिक पावर, उसके बाद जो टॉपिक आता है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ विच वर्क इज डन, रेट ऑफ विच वर्क इज डन बच्चों। P इज इक्वल टू होता है W अपान में T, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड क्या, पावर। ठीक है ना बच्चों। पावर की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों वो वाट होती है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वाट होती है, और इसकी जो बड़ी यूनिट होती है, थोड़ा सा हायर यूनिट होती है, किलो वाट होती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी यूनिट है हॉर्स पावर। क्या होती है बच्चों, हॉर्स पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 HP। और 1 HP में कितना वाट होता है बच्चों, तो 1 HP में होता है 746 वाट, और 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट। इनके फार्मूले की अगर हम बात करें तो P इज इक्वल टू होता है VI, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम V की जगह पे V इज इक्वल टू हम लोग अगर IR रख दें तो I इंटू आई मिलके I स्क्वायर बन जाएगा और साथ में R। तो पहला फॉर्मूला अगर क्वेश्चन पूछता है हमसे जिसमें हमको V मालूम है और I मालूम है तो हम लगा देंगे P इज इक्वल टू VI। दूसरा अगर हमको I मालूम है और क्या दिया गया है क्वेश्चन में R, तब हम लगाएंगे P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। और तीसरा फॉर्मूला बच्चों जब हमको V पता हो क्वेश्चन में और क्या पता हो R, तब हम लगा देंगे P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान में R। क्लियर। और उसके बाद जो आती है बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी, लास्ट में टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द टोटल वर्क डन बाई एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जितना वर्क डन करता है बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने के लिए जो फार्मूले हैं बच्चों वो E इज इक्वल टू क्या है, VIT, E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT और E इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपान में R। इसकी जो बच्चों कॉमर्शियल यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर। क्या होती है, किलोवाट आवर, जिसको हम लोग यूनिट भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर को बच्चों हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। सभी के घरों में लगा होगा बच्चों क्या, सभी के घरों में जो है तो बच्चों अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या चीज, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जितना वर्क डन करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। क्लियर। इनके 3 फार्मूले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने के। पहला फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू VIT। यहां पर E क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, करंट, और T क्या है बच्चों, टाइम। और दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। और तीसरा फार्मूला क्या है, V स्क्वायर T अपान में R। कॉमर्शियल यूनिट बच्चों जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की होती है वो होती है किलोवाट आवर। क्या होता है, किलोवाट आवर। ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं। सभी के घरों में बच्चों लगा होगा एक इलेक्ट्रिक मीटर। क्या लगा होगा, इलेक्ट्रिक मीटर लगा होगा जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करते हैं। वो सबके घरों में बिल आता होगा ना, यूनिट आती होगी कि इस मंथ जो है इतना बिल आया है, 50 यूनिट जो है बिजली खर्च हुई है इस मंथ इतना। तो आप लोग एक बार उसको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके घर में कितना यूनिट बिल आता है पर मंथ। क्लियर। तो 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है बच्चों, इस चीज को जरा ध्यान दे लीजिएगा। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट और आवर में होता है 3600 सेकेंड। मल्टीपल करने के बाद आ जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।